नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे आपकी स्क्रीन पर आने को तैयार इस वक्त की अहम और बड़ी खबरें, फिर चाहे वो कारोबार जगत की हो, राजनीति से जुड़ी हुई हो या आपके काम की खबर, इन सभी खबरों को आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बाजार की। तो बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव भरा माहौल रहा। फेड की कमेंट्री का असर ग्लोबल फेसिंग कंपनियों पर भी दिखा। वैसे दिन भर बाजार से किस तरह के संकेत मिले, बाजार का एक्शन कैसा रहा, ये जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी आशीषा अधवरियू के पास। जी आशीषा, बताएं। बिल्कुल, काफ़ी वॉलेटाइल दिन था भारतीय बाजारों के लिए। दिन की ऊंचाई से करीब 150 से 200 पॉइंट गिरावट के साथ भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। 60 अंकों की तेजी के साथ 25,400 के आसपास निफ्टी 50 बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में काफ़ी एक्शन था। याद रखें, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 500 अंकों की तेजी दिखी थी और आज भी निफ्टी बैंक इंडेक्स में अच्छा खासा एक्शन दिखाई दिया। करीब 53,000 लेवल्स के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें, सबसे पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करते हैं। एनटीपीसी करीब 3% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर था। याद रखें, एनटीपीसी की सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने 10,000 करोड़ के आईपीओ के लिए सेबी के पास एप्लीकेशन डाली है। इस पॉजिटिव न्यूज फ्लो के चलते यहां पर एक्शन दिखा। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक और नेस्ले इंडिया भी कुछ और टॉप गेनर्स थे निफ्टी इंडेक्स पर। इसके अलावा एफएमसीजी इंडेक्स की बात करते हैं, यहां पर भी काफी एक्शन था। यूनाइटेड ब्रूरीज, जहां पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नई लिकर पॉलिसी अनाउंस की, जिसके चलते 3% की तेजी दिखी। बलरामपुर चीनी और डाबर, ये भी कुछ और स्टॉक्स थे एफएमसीजी इंडेक्स से जहां पर एक्शन दिखा। लूजिंग साइड पर पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर नजर डाल लेते हैं। याद रखें, निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में कल भी गिरावट थी, आज कंटिन्यू होती हुई नजर आई। पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक टॉप लूजर्स थे निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर फोकस करेंगे। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, सभी स्टॉक्स में करीब 3 से 4% की गिरावट आज दिखी। सूत्रों के हवालों से एजेंसी से खबर मिली कि शायद फ्यूल के प्राइसेस घटाए जा सकते हैं, जो एक डायरेक्ट नेगेटिव होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए, जिसके चलते तीनों ही स्टॉक्स में गिरावट दिखी। बट ऑल इन ऑल वॉलेटाइल दिन था। दिन की ऊंचाई से गिरावट दिखी, लेकिन फिर भी करीब 60 अंकों की तेजी के साथ 25,400 पर निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। शुक्रिया करेंगे आशीषा आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो बाजार की तमाम बड़ी बातें हमने आपको बताएं कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का एक्शन रहा। ये तो आज की बात हो गई, लेकिन कल यानी आने वाले कल में किन बड़े इवेंट्स पर आपको नजर रखनी चाहिए जिसका असर कुछ हद तक मार्केट पर भी पड़ता है, ये बताने के लिए हमारे लिए साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, बताएं कल कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जिन पर निगाह रखनी चाहिए? देखिए, कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो ठीक ठाक ट्रेड था, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा दबाव देखने मिला था। तो कल देखना होगा कि वहाँ रिवर्सल आता है या फिर इसी तरह का ट्रेड देखने मिलता है। और देखिए, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है तो जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। बाकी अगर बात करें तो FTSE और सेंसेक्स की जो रीबैलेंसिंग है वो कल के क्लोज से लागू होगी, लेकिन जो इनफ्लोज या फिर जो भी आउटफ्लोज जो भी होना है, ये कल सेकेंड हाफ में आपको होते हुए दिखाई देंगे। तो उन तमाम स्टॉक्स पे आप नज़र रखिएगा जो कि इस रीबैलेंसिंग का हिस्सा है, FTSE और सेंसेक्स की। स्टॉक्स की बात करें तो कल एक्स डेट है नैलकोर पॉलीप्लेक्स की डिविडेंड की, तो एडजस्टमेंट्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट पे आज अपना डिसीजन लेगी। फेड को तो हमने देख लिया, उन्होंने तो रेट घटा दिए। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या करता है ये देखना होगा। इसके अलावा कल अगर आप देखेंगे तो जापान इंटरेस्ट रेट पे अपना डिसीजन लेने वाला है, तो वहाँ भी देखना होगा कि क्या डिसीजन वो लेते हैं। इसके अलावा जापान में तो CPI का डेटा भी आने वाला है। कल यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा भी आएगा। तो ये कुछ इकोनॉमिक इवेंट्स है जहाँ पे आपको खास नज़र रखनी है। इसके अलावा मार्केट के इवेंट्स में आपको बता चुका हूँ जहाँ पे आपको नज़र रखनी है, लेकिन कल एक और चीज़ पे आपको नज़र रखनी है और वो है सिनेमा, क्योंकि कल है नेशनल सिनेमा डे और कल आपको 99 रुपीज़ में पिक्चर देखने का मौका मिल रहा है, तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारे सहयोगी वरुण कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, तो आखिर तक जाते जाते आपको नेशनल सिनेमा डे के बारे में भी, आपके काम की, आपके फायदे की बात उन्होंने बता दी है। चलिए बढ़ते आगे और अब खास सेगमेंट 5 का पंच की है बारी, जहां मेरे सहयोगी शरद दुबे आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर्स ने लगाया मार्केट में आज एक्शन भरा पंच।
जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहाँ पे मैं 5 इंपॉर्टेंट थीम्स या स्टॉक्स लेके आता हूँ, न्यूज़ स्पेसिफिक हो, वॉल्यूम स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक। सबसे पहले ऑफ कोर्स टेलीकॉम सेगमेंट में जो है आज भारी गिरावट देखने मिली थी, और ऑफ कोर्स वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर जैसे स्टॉक्स में देखें तो 10% से ज़्यादा का गिरावट आया। अब ये गिरावट क्यों आया? बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिजेक्ट की है टेलीकॉम प्लीज़ की जो रिकम्प्यूटेशन होती है एजीआर ड्यूज़ के लिए। तो एक टाइप से ये नेगेटिव था टेलीकॉम सेगमेंट के लिए, एंड ऑफ कोर्स ब्रोकरेजेस ने भी जो है थोड़ी डाउनग्रेड शुरू कर दी, पर गिरावट बहुत भारी था। बात करते हैं एनटीपीसी की, वन ऑफ द टॉप गेनर्स आज था निफ्टी के इंडेक्स में, और एनटीपीसी के जो ग्रीन एनर्जी है उस कंपनी जो उसकी आर्म है, उन्होंने डीआरएचपी फाइल कर दिया अपने 10,000 करोड़ रुपए के आईपीओ को लेके। अब इसका जो शेयर होल्डर्स के बारे में बात करें तो इसको ऑफकोर्स शेयर होल्डर्स कोटा से एनटीपीसी वालों को भी बेनिफिट मिलेगा। अल्को बेव स्टॉक्स, अल्कोहल बेवरेज स्टॉक जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज, रैडिको खैतान, इन स्टॉक्स में हलचल मची थी। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है नई लिकर पॉलिसी, जहां पे रिटेल सेल्स प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो प्रोत्साहित करेंगे, उसकी जो है रिपोर्ट सजेस्ट करें कि अप्रूवल दे दी है, और 1 अक्टूबर से ये लागू होने वाला है। उसके कारण जो है आज लिकर स्टॉक्स में भी वॉल्यूम से मूवमेंट आया। हमने लिकर स्टॉक्स के बारे में बात कर ली, एनटीपीसी के बारे में बात कर लिए, टेलीकॉम स्टॉक्स के बारे में बात कर लिया। अब हमारा जो चौथा स्टॉक आता है वो है उनो मिंडा। यहाँ पे जो है कंपनी को अप्रूवल मिला है कि वो नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडोनेशिया में स्टार्ट करेंगे 210 करोड़ के लिए, कर्नाटक में स्टार्ट करेंगे लगभग 280 करोड़ के लिए, और एक हरियाणा में भी प्लांट डालेंगे लगभग 120 करोड़ रुपए के लिए। तब आप सोच सकते हैं रफली 500 करोड़ के अराउंड जो है 3 प्लांट्स की जो है एक्सपेंशन की अनाउंसमेंट शुरू की गई है। आखिर में ब्रेनबी सोल्यूशन यानी कि फर्स्ट क्राई का पेरेंट कंपनी फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे 2 फॉरेन हाउसेस की ब्रोकिंग की जो है रिपोर्ट्स आई हैं, और दोनों ही पहले जो है आप कह सकते हैं इनिशिएटिंग कवरेज हुए हैं। मॉर्गन स्टैनली इनिशिएट ओवरवेट रखा है, टारगेट प्राइस 818 रुपीज़ का है। वही बोफा की बात करें तो इनिशिएट बाई के साथ टारगेट प्राइस 770 रुपीज़ पर शेयर रखा है। बुलिश नज़रिया चिल्ड्रन मार्केट में देखने मिला है केयर का, और आगे जाते हुए कॉम्पिटिटिवली कंपनी वेल पोजिशनड है। इसके कारण इन 5 स्टॉक्स को जो है अपने रडार में रखिएगा, जो 5 के पंच में लिस्ट में शामिल होते हैं। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस 5 के पंच में तमाम एक्शन भरे स्टॉक्स के बारे में जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स के शेयर में 19% से ज्यादा की गिरावट आज देखने को मिली। पूरी खबर के साथ सुमित चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। जी सुमित, बताएं। सुप्रीम कोर्ट से आज टेलीकॉम कंपनियों को एक बड़ा झटका लगा, जिसमें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के जो ड्यूज हैं उनको लेके एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया और कहा कि ये मुमकिन नहीं है। एजीआर केस अगर बताएं तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ये होता है जिस पर टेलीकॉम कंपनियां लाइसेंस फी देती हैं और दूसरी फीस देती हैं। इससे ये होता है कि इनको पड़ गया था, इसलिए उनको फीस, स्पेक्ट्रम फीस, लाइसेंस फीस ज्यादा देनी पड़ती। अब ये मुद्दे की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब रिजेक्ट कर दिया तो कंपनियों के लिए इसके और कोई चारा नहीं है, जबकि उन्हें और ज्यादा एजीआर पे ही अपने सारे जो स्पेक्ट्रम ड्यूज है, लाइसेंस ड्यूज है, चुकाने पड़ेंगे। सरकार का ही ये सुझाव था, और इसके बाद उनको कुछ रिलीफ दी गई थी कि स्टैगर्ड वे में कुछ सालों में से पे करें, बट कंपनियां नहीं मानी और वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, और सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी क्यूरेटिव पिटीशन रिजेक्ट कर दी है, जिसके बाद उन्हें इस पे बड़ा झटका लगा है। शुक्रिया करेंगे आपका सुमित इस खास जानकारी के लिए। वहीं वोडाफोन में आज भारी गिरावट दिखी, लेकिन भारती एयरटेल दूसरी तरफ नए शिखर पर नजर आया। आखिर इसकी वजह क्या है, बता रहे हैं शरद दुबे। पहले जो है भारती एयरटेल पे फोकस करेंगे, और यहाँ पे जो है कंपनी अपनी मार्केट कैप जो है 10 लाख करोड़ को जो है टच की है। अब याद रखिए ये चौथी सबसे बड़ी कंपनी है जिसने ये जो है आंकड़ा पार किया है, और इस साल 65% से ज़्यादा रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को मिला है, और 7 महीने में शेयर जो है लगातार तेज़ी दिखाई है। अगर 1 साल के बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिला है। ओवरऑल देखें तो भारतीय एयरटेल की जो तेज़ी के क्या अहम ट्रिगर है उस पर भी फोकस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर ARPU नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग आए थे, 211 रुपया हो गया था। वित्त साल 2024 में जो मोबाइल ग्राहकों की संख्या है वो लगभग 35 करोड़ थी, और जो डेटा यूज़र्स है उनकी संख्या 25 करोड़ थी। तो आंकड़े बड़े आ रहे हैं, और ओवरऑल जो 5G का जो विस्तार हो रहा है जो डिजिटल सेगमेंट में, उसमें भी कंपनी को अच्छी बेनिफिट्स देखने मिल रही है। ग्लोबल नेटवर्क एक्सपेंशन हो रहा है, और ओवरऑल जो DTH के कस्टमर बेस है वो भी बढ़ने की उम्मीद आ रही है। अगर आप बात करें इनके रिटर्न्स के
किस तरह रिटर्न्स पैन आउट हुए, तो 2019 में 59% रिटर्न्स आए, 2020, 21, 22, 23 यहाँ पे रेंज बेस था, अराउंड 12 to 23% हर साल के बीच आया। लेकिन इस साल देखिए क्या उछाल आया है, 65% का ग्रोथ देखने मिला है। ओवरऑल एनालिस्ट की क्या राय है वो भी देख लेते हैं। फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस की जेफरीज और गोल्डमैन सैक्स दोनों की बाई रेटिंग है। लक्ष्य की रेंज की बात करें तो 1700 से 1917 का रेंज इन फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस से मिल रहा है। देश के 5 सबसे बड़े जो कंपनियां हैं आप कह सकते हैं मार्केट कैप में, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, तो ऑलरेडी 3 बड़े नाम हैं। और इस लिस्ट में अब चौथा नाम आ जाता है आपका भारतीय एयरटेल का। और आज ही हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने भी जो है 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच किया था। आप देख सकते हैं कितने नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं आपके टॉप 5 के, जो कह सकते हैं सबसे बड़े मार्केट कैप जो है भारत के कंपनीज को लेके। तो ये है पूरी भारतीय एयरटेल का लेखा जोखा आपके लिए। शुक्रिया करेंगे शरद आपका। बढ़ते हैं आगे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के 10,000 करोड़ के आईपीओ के लिए सेबी को अर्जी देने की खबर से एनटीपीसी में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। पूरी डिटेल्स दे रही हैं आशीषा। बिल्कुल, एनटीपीसी पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। आज भी स्टॉक में करीब 3 से 3.5% की तेजी दिखी है। कंपनी की सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने सेबी के पास पेपर्स डाले हैं आईपीओ के लिए। 10,000 करोड़ का ये टोटल आईपीओ होगा। पूरा ओएफएस, पूरा फ्रेश इश्यू है, कुछ भी ओएफएस नहीं है, यानी पूरे 10,000 करोड़ कंपनी के पास जाएंगे। करीब 7,500 करोड़ डेट रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और बैलेंस पैसों का इस्तेमाल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया जाएगा। तो बड़ी न्यूज़ फ्लो है जिसके चलते वैल्यूएशन कैचअप इस स्टॉक में दिखा है। अभी कंपनी की बात करें तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। कैपेसिटी की बात करें तो 3070 मेगावाट की सोलार प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है, 100 मेगावाट की विंड प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है और कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स भी काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी 2032 तक 60 मेगावाट की कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है, तो काफ़ी अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स है कंपनी के। FY24 के रेवेन्यूज़ की बात करें तो करीब 2000 करोड़ के रेवेन्यूज़ कंपनी ने रिपोर्ट किए और 350 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने FY24 में रिपोर्ट किया था। अभी एनालिस्ट का मानना है कि ये बड़ा री रेटिंग ट्रिगर हो सकता है एनटीपीसी के लिए। कैपेसिटी कंपनी बढ़ाकर 20 गीगावाट तक करना चाहती है FY27 तक और इक्विटी वैल्यू की बात करें तो 20 गीगावाट की कैपेसिटी और 2 टाइम्स प्राइस टू बुक देखें तो पूरे कंपनी का मार्केट कैप करीब 40,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो बड़ा वैल्यूएशन कैचअप एनटीपीसी को दिखाई दे सकता है और एनटीपीसी की सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिस्टिंग से ये फायदा हो सकता है, जिसके चलते स्टॉक में करीब 3.5% की तेजी आज दिखी है। शुक्रिया करेंगे आशीषा इस अहम डिटेल्स के लिए। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी अहम खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। एथेनॉल की कीमतों में 2 से 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो सकता है। ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं। जी प्रकाश, बताएं क्या डिटेल्स हैं? देखिए, एथेनॉल प्रोड्यूस करने वाले कंपनीज और जो डिस्टिलरीज हैं उनके लिए राहत की खबर है, सकारात्मक खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार जल्द ही एथेनॉल की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रस्ताव पर काम करने की शुरुआत कर दी है। जो नेक्स्ट एथेनॉल सप्लाई ईयर है उसके लिए एथेनॉल की जो कीमतें हैं उसकी समीक्षा की जा रही है और एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस वक्त इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ जो दूसरे तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनसे भी उनकी सलाह ली जा रही है और उसके बाद जो फाइनल कैबिनेट नोट है वो तैयार किया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसको लागू किया जाएगा। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो फूड मिनिस्ट्री ने अपने इनपुट्स दिए हैं उसके हिसाब से इस बात की सिफारिश की गई है कि एथेनॉल की कीमतों में करीब 2 से 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी जाए नेक्स्ट एथेनॉल सप्लाई ईयर के लिए। तो जाहिर तौर पे जो एथेनॉल कंपनीज़ हैं, जो डिस्टिलरीज़ हैं, उनके लिए ये काफ़ी सकारात्मक खबर है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है एथेनॉल ब्लेंडिंग से संबंधित, जिसमें जो एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट है वो 20% का है 2025 तक,
लेकिन इस वक्त अगर आप करंट स्टेटस देखें तो ये बढ़कर 13.6% हो गया है अगस्त 2024 तक। सरकार इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि वो 2025 तक 20% के टारगेट को हासिल कर लेगी। तो ये काफ़ी सकारात्मक खबर है। हालांकि जो शुगर केन जूस से संबंधित जो इथेनॉल प्रोडक्शन पर रोक लगी हुई थी, उस नोटिफिकेशन को सरकार ने हटा लिया है। इसका मतलब वो रोक खत्म हो गई है। इस बात की उम्मीद है कि जब इथेनॉल की सप्लाई में बढ़ोतरी होगी तो जो ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी तेज़ी आएगी, और अगर कीमतों में भी बढ़ोतरी हो जाती है तो जाहिर तौर पे जो शुगर केन कंपनीज़ हैं, जो इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज़ हैं या फिर जो डिस्टिलरीज़ हैं, वो प्रोडक्शन में तेज़ी लाएंगी और सप्लाई में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर के सिलसिले में भी हम आपके पास लौटेंगे, और ये खबर भी ऑयल सेक्टर से ही जुड़ी हुई है। क्रूड की कीमतों में आई गिरावट के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में कब कटौती होगी, ये सवाल हर किसी के जहन में है, और इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स प्रकाश के पास है। प्रकाश, बताएं सूत्रों के हवाले से आपको क्या जानकारी मिली है? देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के मसले पर पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े जो हमारे सोर्स हैं, उनका ये कहना है कि ये फैक्ट है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी गिरावट आई है, और ये पिछले काफ़ी समय से एक रेंज के अंदर है। लेकिन हमें इस फैक्टर को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि मार्केट में अभी भी वोलेटिलिटी है, अभी भी अस्थिरता बरकरार है। इसके अलावा कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये है कि फेडरल रिजर्व का जो डिसीजन आया है रेट कट से संबंधित, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर देखें तो क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है। लिहाजा मार्केट में अभी भी अस्थिरता है, अभी भी वोलेटिलिटी है। लिहाजा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती से पहले इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और सही समय पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हैं वो डिसीजन लेगी। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि इस तरह का कोई भी डिसीजन सही समय पर लिया जाएगा। हालांकि ये फैक्ट है कि कोई अंडर रिकवरी नहीं है पेट्रोल डीजल की बिक्री पर। साथ ही साथ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के फाइनेंशियल पोजीशंस हैं वो काफ़ी रोबस्ट हैं। लिहाजा कीमतों में कटौती तो हो सकती है, लेकिन कब होगी, कितनी होगी, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है कब करना चाहती हैं, ये एक ऐसा फैसला है जो कि कंपनियां ही लेंगी और सही समय पर लेंगी। साथ ही साथ जहां तक नेचुरल गैस और एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने का सवाल है, उससे संबंधित डिस्कशंस कहां तक पहुंची है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये डिस्कशन इस मसले पर लगातार चल रही है वित्त मंत्रालय के साथ, और पेट्रोलियम मंत्रालय ये चाहता है कि जल्द से जल्द नेचुरल गैस और एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाई जाए। इससे जो गैस कंजम्पशन का टारगेट है करीब 15% तक ले जाने का 2030 तक, इस टारगेट को हासिल करने में मदद मिलेगी। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार इस बात को लेकर दबाव बना रहा है, इस बात को उठा रहा है कि नेचुरल गैस और एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाई जाए। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। भारत और अमेरिका के संबंधों को नया आयाम देने के लिए पीएम मोदी की 21 सितंबर से शुरू होने वाली अमेरिका जो यात्रा है वो काफ़ी अहम होगी। पीएम 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। साथ ही वो क्वाड सम्मेलन का भी हिस्सा होंगे। 2025 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करने वाला है। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस दौरे में भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा के साथ साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास के लक्ष्यों पर भी चर्चा की जाएगी। और कूटनीति और कारोबार के लिहाज से पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के क्या मायने हैं, हमारी सहयोगी सुमिता करीर इसके बारे में जानकारी दे रही हैं। जी सुमिता, बताएं। जी, प्रधानमंत्री अपना 3 दिन का यूएस का दौरा शुरू करेंगे कल इवनिंग में सितंबर 21 को। इनफैक्ट मीटिंग्स करेंगे वो सबसे पहले बाइडन के साथ, प्रेसिडेंट बाइडन के साथ, और उसके बाद क्वाड लीडर्स के साथ वो प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे और एजेंडा क्या होना चाहिए नेक्स्ट ईयर का वो भी रिव्यू करेंगे। 22 मॉर्निंग को प्रधानमंत्री इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे कम्युनिटी इवेंट में लॉन्ग आइलैंड में, और उसके बाद शाम को एक राउंड टेबल होगा सीईओज के साथ, टेक सीईओज के साथ और बाकी सीईओज के साथ इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को लेकर। 23 को प्रधानमंत्री जो हैं वो वर्ल्ड लीडर्स को एड्रेस करेंगे एट यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में एट समिट ऑफ द फ्यूचर। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बोला, और मैं उन्हें कोट करूंगी, कि वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू हैव एन एंगेजमेंट विद बिटवीन प्रेसिडेंट बाइडन एंड प्राइम मिनिस्टर टू रिव्यू द स्ट्रेटेजिक एंड एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एंड फ्यू एग्रीमेंट्स विल बी एक्सचेंज, इनफैक्ट बायलैटरल्स भी होंगे बाकी लीडर्स के साथ, जैसे जापान
और ऑस्ट्रेलिया। पर अगर बिजनेस राउंड टेबल की बात करें तो इंडिया का जो फोकस होगा वो AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक के ऊपर होगा। न्यू इनिशिएटिव्स, न्यू कमिटमेंट्स पे काम किया जा रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग विल टेक प्लेस, न्यू इन्वेस्टमेंट्स विल टेक प्लेस। और इंडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स चाहता है फ्रॉम US पार्टनर्स, ये इन एमर्जिंग एरियाज़ में। स्पेशली अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो फैब्स, टूलिंग मटेरियल, स्किल्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो होंगे, जो प्रधानमंत्री की यूनाइटेड नेशंस में जो एड्रेस होगा उसका फोकस होगा पीस एंड सिक्योरिटी। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की ट्रंप के साथ मीटिंग होगी या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो एक रिपब्लिकन कैंडिडेट है इस साल की US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। इंडिया जो है, MEA ने कुछ कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि फाइनल डिटेल्स जो हैं प्रधानमंत्री की बाकी मीटिंग्स के वो वर्कआउट किए जा रहे हैं। और अगर ये मीटिंग होती है तो इंडिया जो है, जो ट्रंप के कमेंट्स थे कि इंडिया एक ट्रेड अब्यूजर है, इन कमेंट्स को डेफिनेटली ब्रिंग अप किया जाएगा। और ये बोला है विक्रम मिस्री जो है फॉरेन सेक्रेटरी ने। बाकी ये विजिट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये प्रधानमंत्री की पहली विजिट है यूनाइटेड स्टेट्स में आफ्टर ही अज्यूम्ड ऑफिस फॉर द थर्ड टर्म। और यूनाइटेड स्टेट्स में भी प्रेसिडेंशियल पोल्स होने वाले हैं और इससे कुछ ही महीने, लगभग 2 महीने पहले ये आ रही है। तो इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट साइन होती है और आगे का रोड मैप इंडिया US पार्टनरशिप के लिए क्या होता है। शुक्रिया सुमिता तमाम डिटेल्स के लिए। इधर कश्मीर में लगातार प्रधानमंत्री सक्रिय हैं और उन्होंने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। ये ललकार PM मोदी की है जो विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। PM मोदी ने श्रीनगर और कटरा में रैली की। यहां पर कटरा रैली में उन्होंने कहा कि कोई ताकत 370 की वापसी नहीं करा सकती। उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनौती देते हुए कहा कि डंके की चोट पर वो कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे। इन 3 खानदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर इन 3 खानदानों में के शिकंजे में रहने वाला नहीं है। अब यहां का हमारा नौजवान इनको चैलेंज कर रहा है। जिन नौजवानों के इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, ये इसलिए नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर के हमारे नौजवान फेल हुए, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस, NC और PDP के 3 खानदान फेल हुए थे। चलिए इसी के साथ स्वदेश खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।